Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss the respiratory disorder in neonates like respiratory distress syndrome, meconium aspiration syndromes and others. So let us start with the respiratory distress syndrome. Respiratory distress syndrome पढ़ रहे हम लोग, जिसको हम लोग और हाइली मेम्ब्रेन डिसऑर्डर से भी जानते हैं. मोस्ट कॉमनली कॉज जो इसका है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, वो है प्रीटर्म में ज्यादातर देखा जाता है. बेसिक डिफेक्ट जो कॉज है इसका वो है डिफिशियंसी ऑफ मैच्योर सर्फैक्टेंट. मैच्योर सर्फैक्टेंट की कमी की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है. इसका कंपोजिशन क्या है? डीपीपीसी, डाइपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिल कोलिन या लेसिथिन, सर्फैक्टेंट प्रोटीन ए टाइप ए बी सी डी, कोलेस्ट्रॉल और एस्टर्स, फिर फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल. ये कंपोजिशन है. फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद सर्फैक्टेंट प्रोड्यूस कौन करता है. सर्फैक्टेंट produced by type 2 alveolar cell. टाइप 2 alveolar cell के द्वारा बनाया जाता है सर्फैक्टेंट. सिंथेसिस begins in fetal lungs at 20 weeks of gestation. Begins to appear in amniotic fluid at 24 to 28 week of gestation. Mature surfactant present in adequate form at 35 weeks of gestation or beyond the 35 weeks of gestation. यहाँ पे 28 to 32 weeks of gestation. सर्फैक्टेंट प्रोड्यूस किया जाता है टाइप 2 एल्वियोलर सेल के द्वारा. सिंथेसिस जो होता है फीटल लंग्स में होता है कब? 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे स्टार्ट हो जाता है. एमनियोटिक फ्लूइड में ये प्रेजेंट होगा 28 टू 38 वीक ऑफ जेस्टेशन पर. और मैच्योर सर्फैक्टेंट जो है एडिक्वेट अमाउंट में जो प्रेजेंट जितना होना चाहिए वो होता है एट 35 वीक ऑफ जेस्टेशन और बियॉन्ड द 35 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. ये हो गया सर्फैक्टेंट के बारे में. अब पैथोफिजियोलॉजी के बारे में लोग देखते हैं. पैथोफिजियोलॉजी ये एल्वियोलर सेल है, नॉर्मल एल्वियोलर सेल. इसके अंदर क्या है? एयर है इसके अंदर. होता क्या है कि सर्फैक्टेंट अगर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर एयर नहीं होगा, एल्वियोलर कोलैप्स होगा. सर्फैक्टेंट नहीं है जिसकी वजह से एल्वियोलर कोलैप्स होगा, जिसकी वजह से एयर कम होगा. एयर कम होने की वजह से फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगेगा. तो इसका पैथोफिजियोलॉजी है deficiency
ऑफ मैच्योर सरफैक्टेंट की डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्वियोलर कोलैप्स होगा। एल्वियोलर कोलैप्स होने की वजह से होगा क्या, इंटेस्टिनल एडिमा होगा, जिसके वजह से डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, और उसके वजह से फिब्रिन का डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन ये स्नोफिल हार्ड मटेरियल है। पैथोफिजियोलॉजी बहुत सिंपल है इसका। मैच्योर सरफैक्टेंट जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, उसकी डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से एल्वियोलर कोलैप्स होगा, एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल एडिमा भी होने लगेगा, और फिर एल्वियोलर डैमेज होगा, फिर फिब्रिन का डिपोजिशन होगा। तो इस तरीके से ये है आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आरडीएस। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कब किस में होता है, ये प्रीटर्म में होता है। तो ए प्रीटर्म न्यूनेट स्पेशली लेस देन 35 weeks of gestation who presents with respiratory distress syndrome soon after birth with characteristic chest x-ray pictures। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, प्रीटर्म न्यूनेट होगा स्पेशली 35 वीक्स से पहले, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सून आफ्टर बर्थ। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पिक्चर्स हो। तो चेस्ट एक्सरे कैसा होगा उसका, विद कैरेक्टरिस्टिक चेस्ट एक्सरे पिक्चर्स। तो चेस्ट एक्सरे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये लंग्स है, लंग्स में क्या था, मैच्योर सरफैक्टेंट डिफिशियंसी था, जिसके वजह से एल्वियोलर डैमेज हो रहा था। सरफैक्टेंट, मैच्योर सरफैक्टेंट की डिफिशियंसी थी, जिसकी वजह से एल्वियोलर डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से एयर क्या होगा, कम आएगा। जब कम आएगा तो इसमें जो है एक्सरे में ब्लैक की जगह ये हल्का फेड ग्रे कलर का पिक्चर यहाँ पे दिखेगा, सारा ग्रे हो जाएगा, इधर ग्रे, इस तरफ ग्रे, ड्यू टू लेस एयर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, ग्रे कलर का है। और क्योंकि ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकाई दोनों में एयर रहेगा, तो वहां पे थोड़ा सा जो भी है उसका ब्रोंकियोल या ब्रोंकाई में वहां पे एयर है, जिसके वजह से वहां पे ब्लैक दिखेगा, थोड़ा सा इस तरीके से पूरा ब्लैक दिखेगा कि वहां पे एयर है। तो वहां पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये पूरा ग्रे दिखेगा, ग्रे, और यहाँ पे पूरा ब्लैक दिखेगा क्योंकि ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई में एयर है। तो कुछ इस तरीके से चेस्ट एक्सरे दिखेगा। क्लिनिकल फीचर्स में कुछ इस तरीके से। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं हम लोग। डायग्नोसिस हम दो सिचुएशन में करते हैं, एक टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स हो जाए, सेकंड चेस्ट एक्सरे के बेसिस पे, इन दोनों के बेसिस पे डायग्नोसिस होता है। अब बात करते हैं वेज
detect amount of mature surfactant. अमाउंट ऑफ मैच्योर सर्फैक्टेंट कितना है उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। एलएस रेशियो एक आता है, एलएस रेशियो। व्हाट इज एलएस डिफाइंस? इट इज लेसिथीन is lecithin sphingomyelin रेशियो। एलएस रेशियो को हम लोग को देखना होता है, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो। ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2:1 हुआ तो हम लोग कहेंगे वो वहां पे मैच्योर सर्फैक्टेंट है, फर्स्ट केस। दूसरा शेक टेस्ट हम लोग करते हैं, शेक टेस्ट। शेक टेस्ट में होता है क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हम लोग क्या लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड प्लस इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर कंप्लीट रिंग ये मोर देन और इक्वल टू 1 कंप्लीट रिंग्स हो गया, कंप्लीट रिंग्स पूरा बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे वहां पे मैच्योर सर्फैक्टेंट है। तीसरा हम लोग नाइल ब्लू, नाइल ब्लू सल्फेटेज टेस्ट, नाइल ब्लू सल्फेटेज टेस्ट से करते हैं डिटेक्ट। तो ये रहा आपका डायग्नोसिस और वेज टू डिटेक्ट अमाउंट ऑफ मैच्योर सर्फैक्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आरडीएस, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस। मेनली हम लोग सपोर्टिव केयर इसमें प्रेफर करते हैं, सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर में क्या हो गया, एडमिट करेंगे निकू में। कहने का मतलब है इसका ग्लूकोज लेवल हम लोग देखेंगे और टेम्परेचर हम लोग दोनों देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन सप्लीमेंट करेंगे, सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद आईवी फ्लूइड हम लोग मेंटेन करेंगे, स्टार्ट करेंगे सपोर्टिव केयर में। अगर केस आ जाए आपका माइल्ड आरडीएस का, तो उसमें हम लोग देंगे सीपैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। फिर सिल्वर मैन स्कोर, सिल्वर मैन स्कोर देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 है तो वो केस हो जाएगा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। अगर मॉडरेट टू सीवियर हो गया, मॉडरेट टू सीवियर आरडीएस, उस केस में क्या होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रा ट्रैकियल सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर करेंगे।
मतलब कि बाहर से हम लोग सर्फेक्टेंट ट्रैकिया में एडमिनिस्टर करेंगे थ्रू इंट्रोट्रैकियल ट्यूब। और अगर सीवियर केस हो गया, सीवियर केस हो गया बहुत ज्यादा, सीवियर आरडीएस में हम लोग बाहर से मैकेनिकल वेंटिलेशन कराएंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये कुछ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है। पहला सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करेंगे निकू में, निकू एडमिट करेंगे, वहां पे वाइटल साइंस चेक करेंगे, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, टेम्परेचर लेवल, उसका रेंज जो है वो देखेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर हो जाता है, वहां पे लंग्स में कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाता है। आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। माइल्ड आरडीएस में सीपैप कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर देखेंगे, सिल्वर मैन स्कोर चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का केस हो जाएगा। मॉडरेट टू सीवियर आरडीएस में हम लोग बाहर से सर्फेक्टेंट देंगे, ट्रैकिया में एडमिनिस्टर करेंगे। सीवियर आरडीएस में मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए जाएंगे, वहां से क्योर होगा बेबी। ये कुछ था डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ आरडीएस। आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हम लोग एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे बाय इंजेक्शन, बेटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। इंडिकेशंस की बात करें तो जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज वो एक्सपेक्टेड टू डिलीवर बिटवीन 24 to 28 वीक्स, उनको इंडिकेशंस बता देना है, इंडिकेशन देखना। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में दे सकते हैं, तो या इन्फेक्शन या क्लिनिकल कोरियन एमनियोनाइटिस हो जाए तो उसमें हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। ये कुछ एक्सप्लेनेशन था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। नेक्स्ट हम लोग अनदर डिजीज देखेंगे। नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है नियोनेटल पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनियोसिस। ये जनरली सेम है, लगभग सेम है आरडीएस के जैसा। इसमें क्या होता है, बेसिक डिफेक्ट जो है वो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी के वजह से जो डिफिशियंसी होता है उसको हम लोग जनरली नाम देते हैं नियोनेटल पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनियोसिस। इसमें सर्फेक्टेंट जो है एक्ट कर ही नहीं पाता, सर्फेक्टेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है बट वो जो लाइनिंग जो होता है वो लाइनिंग कर नहीं पाता, जिसके वजह से अल्वियोलर कोलैप्स होने के चांसेस होता है। तो ये इसका मतलब यही हो गया कि सर्फेक्टेंट है बट कोई यूज का नहीं है, तो वो है आपका डिजीज नियोनेटल पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनियोसिस। इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये टर्म यूनिट्स में होता है विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सून आफ्टर बर्थ के बाद ही हो जाए। विथ इसमें क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। विथ फैमिली हिस्ट्री सिमिलर इलनेस इन अ सिबलिंग हु एक्सपायर्ड and with chest x-ray features like RDS, with lungs biopsy like RDS। तो टर्म यूनिट में होता है डिस्ट्रेस, अगर बर्थ के बाद हो जाए तो केस बन जाता है, या फैमिली हिस्ट्री जो है, जो इसके पहले का जो सिबलिंग था वो इसी से एक्सपायर्ड हो गया हो, या चेस्ट एक्सरे फीचर्स कुछ दिखेगा आरडीएस के जैसा, और लंग बायोप्सी भी दिखेगा आरडीएस के जैसा अगर होगा तो वो केस हो जाएगा नियोनेटल पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस का। सो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकोनियम है क्या वो जान लेते हैं। तो मेकोनियम क्या है, फर्स्ट स्टूल है, फर्स्ट स्टूल बाय द बेबी। वो कैसा कलर का होता है, विच इज ग्रीनिश इन कलर। मेकोनियम क्या है, फर्स्ट स्टूल है जो कि ग्रीनिश इन कलर में है। ये मेकोनियम का कंपोजिशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेकोनियम का जो कंपोजिशन है उसमें आता है बाइल, म्यूकस, लैनिगो हम लोग पढ़ चुके हैं, अबंडेंट हेयर। बाइल, म्यूकस, लैनिगो, डिन्यूटेड इंटेस्टिनल एपिथेलियम सेल, एमनियोटिक फ्लूइड और वाटर। ये कुछ है कंपोजिशंस मेकोनियम के। अब मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम में होता क्या है, क्या दिक्कत होता है, वो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में समझेंगे। ये लंग्स है, यहाँ पे मेकोनियम प्लग कुछ है आ गया इधर। इससे होता क्या है कि जो एयर जो बाहर से आता है अंदर, फिर जो अंदर है फिर वो बाहर जा नहीं पाता है। एयर अंदर तो आ पाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता, जिसके वजह से होता क्या है कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाता है। यहाँ पे एयर ज्यादा आ जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है, हाइपर इन्फ्लेट कर जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, इसका इन्फ्लेट हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसेमा देखा जाएगा, इसके वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होगा।
लंग्स होने के बाद यहाँ पे जो है कुछ जो है बाइल का जो ये म्यूकोनियम का जो कंपोजिशन है उसके वजह से इरिटेशंस होगा एल्वियोले पे, जिसके वजह से केमिकल न्यूमोनाइटिस होगा और सेगमेंटल कोलैप्स देखा जाएगा या एक्टेलोसिस। ये कुछ है पैथोफिजियोलॉजी हो गया आपका मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये टर्म न्यूनेट में होगा, हु इज शॉर्ट जेस्टेशनल एज और IUGR intrauterine growth retardations born through the meconium stain liquor presenting with respiratory distress soon after birth with increased AP diameter of chest with typical chest X-ray finding। टर्म न्यूनेट में होगा म्यूकोनियम स्टेनिंग लाइकर विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इसका AP डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा और उसका जो है नॉर्मल जो चेस्ट एक्सरे जो नॉर्मल देखा जाता है वो आपका चेस्ट एक्सरे, टिपिकल चेस्ट एक्सरे इस तरीके का होगा। तो ये मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग देखते हैं चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स में क्या क्या हम लोग को मिलेगा मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के केस में। चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। देखिए यहाँ पे लंग्स जो है कैसे इन्फ्लेट कर गया है, ऑक्सीजन ज्यादा आ गया, इधर बाहर जा नहीं पा रहा है, तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो गया। फ्लैटनिंग ऑफ डोम्स, जैसे ये देखिए कि ये आपका लंग्स है, इधर लंग्स है ये वाला, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो डोम है, डोम ऐसे यहाँ पे होता है इस तरीके से, साइज बढ़ रहा है तो ये डोम में फ्लैट हो जाएगा। फ्लैटनिंग ऑफ डोम्स ऑफ डायफ्राम, फ्लैट हो जाएगा। इंक्रीज रेडियोल्यूसी ऑफ लंग्स, यानी कि इसमें एयर ज्यादा है, जब एयर ज्यादा होगा तो ये कैसा दिखने लगेगा, यहाँ पूरा ब्लैकिश दिखने लगेगा। ये जब एयर नहीं होता है तो ग्रे कलर का दिखता है, जब एयर होता है तो ब्लैकिश दिखने लगता है। तो इंक्रीज रेडियोल्यूसी ऑफ लंग्स, हेटेरोजेनस पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होगा, फिर सेगमेंटल कोलैप्स। ये कुछ चीज ये दिखेगी चेस्ट एक्सरे में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के केस में। अब ट्रीटमेंट कैसा कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के केस में। मेनली सपोर्टिव हम लोग देते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे ले जाते हैं। सीवियर केसेस में इंट्राट्रैकियल सर्फेक्टेंट हम लोग बाहर से सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर करते हैं, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन पे ले जाते हैं। ECMO होता है वो हम लोग देते हैं, इट मीन्स एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, ये हम लोग देते हैं। यही ट्रीटमेंट हो गया मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के केस में। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस डिजीज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमोथैरेक्स हो सकता है और परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न PPHN, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम देखा। तो आज के लेक्चर में जो भी डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया होगा, आप मेंशन करें, हम लोग उसका आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।